पवित्र गंगा के किनारे बसे प्राचीन शहर वाराणसी की सुबह हमेशा से ही रहस्यों और श्रद्धा से भरी होती है। सुमन सिंघानिया, जो दिल्ली की चकाचौंध और ऊंची इमारतों के बीच पली बढ़ी थी, आज यहां अपने पिता के एक बड़े व्यापारिक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी। जैसे ही उसने होटल की खिड़की से बाहर देखा, उसे केसरिया वस्त्रों और मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई दी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ ऐसा ढूंढ रही हो जो उसकी विलासितापूर्ण जिंदगी में कहीं खो गया था। वह अपनी रेशमी साड़ी संभालते हुए नीचे उतरी। सुमन के पिता विक्रम सिंघानिया केवल लाभ और हानि की भाषा समझते थे, लेकिन सुमन का हृदय कला और प्रकृति की ओर अधिक झुकाव रखता था। वह सुरक्षा कर्मियों की नारों से बचकर चुपके से 80 घाट की तंग गलियों में निकल पड़ी। वहां की खुशबू में मिट्टी की सौंधी महक और जलती हुई अगरबत्तियों का मिश्रण था, जो उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रहा था। हर कदम पर उसे एक नया अनुभव मिल रहा था, जो दिल्ली के मॉल और आलीशान पार्टियों से बिल्कुल विपरीत और बहुत ही शांत था। वह बस चलती ही जा रही थी, तभी उसकी नजर एक छोटे से किनारे पर पड़ी, जहां एक युवक बड़ी तन्मयता से मिट्टी के साथ खेल रहा था। वह कबीर था, जिसका शरीर पसीने और मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह अपने चाक को इतनी तेजी से घुमा रहा था कि मिट्टी देखते ही देखते एक सुंदर आकार लेने लगी थी। सुमन मंत्रमुग्ध होकर वहीं रुक गई और उसे देखने लगी। उसे लगा जैसे वह युवक मिट्टी में जान फूंक रहा हो, और वह कला उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। कबीर ने अपनी दुनिया में खोए हुए उस लड़की की उपस्थिति को महसूस किया, जो महंगे कपड़ों में वहां खड़ी उसे देख रही थी। उसने अपना काम नहीं रोका, क्योंकि उसके लिए मिट्टी की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत थी। सुमन ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और कबीर के पास जाकर बैठ गई। उसके महंगे इत्र की खुशबू और मिट्टी की गंध आपस में मिल गई, जैसे दो अलग अलग दुनिया के किनारे एक साथ मिल रहे हों। कबीर ने एक पल के लिए सिर उठाकर देखा, और उनकी आंखें एक अनकही कहानी बयां करने लगीं। क्या आप इसे छूना चाहेंगी? कबीर ने धीमी और सुरीली आवाज में पूछा, जो सुमन के कानों में संगीत की तरह गूंजी। सुमन झिझकी, क्योंकि उसने कभी अपने हाथ गंदे नहीं किए थे, लेकिन उस मिट्टी की पुकार उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने धीरे से अपनी उंगली गीली मिट्टी पर रखी, और उसे एक ठंडी और सजीव अनुभूति हुई। वह एहसास इतना गहरा था कि सुमन को लगा जैसे वह पहली बार धरती से जुड़ी हो। कबीर मुस्कुराया, और उस मुस्कान में सादगी और आत्मसम्मान का एक ऐसा मिश्रण था जो दुर्लभ था। वे दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। केवल चाक की घरघराहट और गंगा की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। सुमन को लगा कि इस छोटे से स्थान पर वह सब कुछ है, जिसे वह बड़े शहरों के शोर शराबे में तलाश रही थी। कबीर ने उसे बताया कि मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। वह वैसा ही आकार लेती है जैसा हम उसे प्रेम देते हैं। सुमन के लिए यह केवल कला नहीं, बल्कि जीवन का एक नया दर्शन था, जिसे वह पहली बार अनुभव कर रही थी। वह पूरी तरह से उसमें डूब गई थी। सूरज अब ढलने लगा था, और गंगा की आरती की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सुमन को याद आया कि उसके पिता उसे खोज रहे होंगे, लेकिन उसका मन वहां से जाने को तैयार नहीं था। कबीर ने उसे मिट्टी का एक छोटा सा दीपक उपहार में दिया, जो उसने अभी अभी बनाया था। वह दीपक अभी कच्चा था, लेकिन सुमन के लिए वह दुनिया के किसी भी हीरे से कीमती था। उसने उसे बहुत संभाल कर लिया, जैसे वह कोई पवित्र अवशेष हो। विदा लेते समय दोनों की आंखों में एक वादा था। सुमन जब वापस अपने आलीशान होटल पहुंची, तो उसके पिता गुस्से में थे और सुरक्षा पर चिल्ला रहे थे, लेकिन सुमन के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर विक्रम सिंघानिया भी दंग रह गए। वह अपने कमरे में गई और उस मिट्टी के दीपक को अपनी मेज पर रख दिया। उसके हाथ अब भी मिट्टी की महक दे रहे थे, और वह महक उसे बार बार उसी घाट पर ले जा रही थी। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी, क्योंकि मिट्टी ने उसे छू लिया था। पूरी रात सुमन सो नहीं सकी।
वह बस उस चाक और कबीर की शांत आंखों के बारे में सोचती रही। उसे लगा कि उसके जीवन का खोया हुआ टुकड़ा उसे मिल गया है। दूसरी ओर कबीर भी अपने झोपड़े में बैठकर उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने उसकी मिट्टी को इतनी श्रद्धा से छुआ था। वह जानता था कि उनके बीच की खाई बहुत बड़ी है, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक बार मिला दिया था। अंधेरे में भी वह कच्चा दीपक सुमन के कमरे में एक उम्मीद की तरह चमक रहा था। अगली सुबह सुमन ने तय कर लिया था कि वह वापस जाएगी और उस कला के बारे में और अधिक सीखेगी। उसने अपने पिता से झूठ बोला कि वह शहर की संस्कृति पर शोध कर रही है। विक्रम ने अनिच्छा से अनुमति दे दी, क्योंकि वह अपनी बेटी की खुशी चाहता था। जैसे ही सुमन दोबारा उस घाट पर पहुंची, उसने देखा कि कबीर उसका इंतजार कर रहा था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे बंधन में बदलने लगी थी जो सामाजिक सीमाओं और धन की दीवारों को चुनौती देने वाला था। कबीर ने उसे सिखाया कि कैसे मिट्टी को गूंथा जाता है और कैसे उसमें से अशुद्धियां निकाली जाती हैं। सुमन ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया बिल्कुल उसके अपने जीवन की तरह थी, जहां उसे भी अपने अहंकार की अशुद्धियों को दूर करना था। हर बीतते दिन के साथ वह और अधिक सरल और संवेदनशील होती जा रही थी। वह अब केवल एक दर्शक नहीं थी, बल्कि उस सृजन का हिस्सा बन गई थी। कबीर और सुमन के बीच का यह अनकहा रिश्ता वाराणसी की हवाओं में धीरे धीरे महकने लगा था। सुमन अगली सुबह फिर से 80 घाट की उन तंग गलियों में पहुंच गई, जहां कबीर अपनी छोटी सी कार्यशाला में व्यस्त था। उसके पैरों में महंगे जूते थे, लेकिन उसका मन नंगे पैर उस पवित्र मिट्टी को महसूस करने के लिए तड़प रहा था। कबीर ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जैसे वह जानता था कि वह वापस आएगी। सुमन ने अपनी रेशमी चुनरी को एक किनारे रखा और कबीर के बगल में टाट की बोरी पर बैठ गई, जहां धूल और मिट्टी का साम्राज्य था। कबीर ने उसे मिट्टी का एक बड़ा सा गोला थमाया और कहा कि इसे गूंथना शुरू करो। सुमन के कोमल हाथों के लिए यह काम शुरुआत में बहुत कठिन था, क्योंकि मिट्टी सख्त और ठंडी थी। कबीर ने उसे समझाया कि मिट्टी को वश में करने के लिए पहले खुद को उसके प्रति समर्पित करना पड़ता है। उसने बताया कि जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हम किसी भी चीज को नया आकार नहीं दे सकते। सुमन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से मिट्टी को गूंथने लगी। जैसे जैसे सुमन के हाथ मिट्टी में डूबते गए, उसे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होने लगा जो उसके शरीर के रोम रोम में समा रही थी। उसने महसूस किया कि दिल्ली की बड़ी बड़ी पार्टियों में मिलने वाला सम्मान इस मिट्टी की सरलता के सामने कितना छोटा और खोखला था। कबीर उसे देख रहा था और मन ही मन उसकी दृढ़ता की सराहना कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि एक करोड़पति की बेटी, जिसे दुनिया की हर सुख सुविधा प्राप्त है, यहां इस तपती गर्मी और धूल के बीच आखिर क्या तलाश कर रही थी। कबीर ने चाक की गति बढ़ाई और एक सुंदर कलश का निर्माण करने लगा, जिसे देखकर सुमन दंग रह गई। उसने कबीर से पूछा कि क्या उसे कभी अपनी गरीबी का दुख नहीं होता। कबीर ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि गरीबी केवल पैसों की कमी है, लेकिन आत्मा की दरिद्रता असली दुख है। उसके पास गंगा मैया का आशीर्वाद और यह मिट्टी है जो उसे हर दिन नया जीवन देती है। सुमन को लगा कि यह साधारण लड़का उसे जीवन के वो पाठ पढ़ा रहा था जो कभी नहीं मिले। तभी एक वृद्ध महिला वहां आई, जिसकी आंखों में ममता की अपार करुणा थी। वह कबीर की दादी अम्मा थी, जिसने सुमन को देखकर अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान से उसका स्वागत किया। अम्मा ने सुमन के माथे पर तिलक लगाया और कहा कि मिट्टी से जुड़ना भाग्य की बात होती है। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे ईश्वर भी एक कुम्हार है जो हम सबको अपनी मर्जी के सांचे में ढालता है। सुमन को लगा जैसे वह किसी दूसरे युग में पहुंच गई है, जहां केवल प्रेम का ही मोल था। सुमन ने कबीर के मार्गदर्शन में अपना पहला बर्तन बनाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार टूट जाता था। हर बार जब मिट्टी का आकार बिगड़ता, सुमन की आंखों में आंसू आ जाते, पर कबीर उसे धैर्य रखने को कहता।
उसने सिखाया कि जीवन में टूटना भी निर्माण की एक प्रक्रिया है, इसलिए असफलता से डरना नहीं चाहिए। सुमन ने फिर से कोशिश की और इस बार एक छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा कटोरा बनकर तैयार हुआ। वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठी। दोपहर की धूप जब तेज हुई तो अम्मा ने सुमन को सूखी रोटी और प्याज का सादा भोजन परोसा। दिल्ली के 5 सितारा होटलों के व्यंजनों की आदि सुमन के लिए यह भोजन किसी अमृत से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि असली स्वाद भूख और प्यार में होता है, न कि चांदी की थालियों में। कबीर और अम्मा के साथ बैठकर वह अपने सारे दुख भूल गई थी। उसे समझ आया कि खुशी उन छोटी छोटी चीजों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बातचीत के दौरान कबीर ने बताया कि वह कैसे अपनी कला के माध्यम से अपनी परंपरा को जीवित रखना चाहता है। उसने कहा कि आज की दुनिया मशीनों के पीछे भाग रही है, लेकिन हाथों से बनी चीजों में जो रूह होती है वह कहीं और नहीं मिल सकती। सुमन ने उसकी आंखों में अपने काम के प्रति वह जुनून देखा जो उसके पिता के बड़े बड़े व्यापारिक सौदों में भी गायब था। वह कबीर के प्रति एक गहरा सम्मान महसूस करने लगी थी, जो अब धीरे धीरे मित्रता से बढ़कर कुछ और होने लगा था। जैसे ही शाम हुई, सुमन को वापस अपने होटल लौटना पड़ा, जहां उसके पिता विक्रम सिंघानिया उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपने हाथों को अच्छी तरह धोया, लेकिन मिट्टी की वह सौंधी खुशबू उसके नाखूनों में कहीं गहरे तक समा गई थी। होटल की भव्यता अब उसे काटने को दौड़ रही थी और उसे अपना कमरा किसी जेल की तरह लगने लगा था। उसने चुपचाप अपने कमरे में बैठकर उस टेढ़े मेढ़े कटोरे को देखा और मुस्कुरा दी। उसे लगा कि वह अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अगले कई दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा और सुमन रोजाना कबीर की कार्यशाला में आने लगी। उसने न केवल मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, बल्कि उसने कबीर के जीवन की कठिनाइयों को भी बहुत करीब से देखा। वह जान गई थी कि कबीर का परिवार कितनी तंगी में गुजारा करता है, फिर भी उनके दिल कितने बड़े हैं। उसने तय किया कि वह कबीर की मदद करेगी, लेकिन वह जानती थी कि कबीर का स्वाभिमान उसे कोई भी दान स्वीकार करने की इजाजत नहीं देगा। सुमन ने कबीर को बताया कि वह चाहती है कि उसकी बनाई कलाकृतियां दिल्ली की बड़ी प्रदर्शनियों में जाएं। कबीर ने झिझकते हुए कहा कि उसे डर है कि शहर के लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सुमन ने उसका हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया कि असली कला कभी मजाक का पात्र नहीं बनती। उस स्पर्श में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने कबीर के संकोच को दूर कर दिया। उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया था, जो उनके भविष्य की दिशा तय करने वाला था। लेकिन इस मधुर संगीत के बीच एक साया मंडरा रहा था, जो उनके इस पवित्र रिश्ते को खत्म कर देना चाहता था। सुमन के पिता को उसकी इन गुप्त यात्राओं की भनक लग गई थी और वह अपनी बेटी की इस बेवकूफी पर बहुत क्रोधित थे। विक्रम सिंघानिया ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उस लड़के के बारे में सारी जानकारी जुटाएं, जिसने उनकी बेटी को अपनी ओर आकर्षित किया है। कबीर और सुमन इस आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान अपनी मिट्टी की दुनिया में खोए हुए थे। एक दिन जब सुमन वापस लौट रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे समझ आ गया कि उसकी स्वतंत्रता अब खतरे में है, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने महसूस किया कि कबीर के साथ बिताए ये दिन उसके जीवन के सबसे वास्तविक और अर्थपूर्ण क्षण थे। वह किसी भी कीमत पर उस सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहती थी जिसे उसने मिट्टी के उस चाक पर पाया था। उसका हृदय अब कबीर और उसकी सादगी के लिए धड़कने लगा था। सुमन ने कबीर से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। कबीर ने केवल इतना कहा कि मिट्टी से बना इंसान अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए हमें केवल कर्मों की चिंता करनी चाहिए। उनकी यह बातचीत गंगा की लहरों के साथ मिलकर अमर हो गई। वे दोनों जानते थे कि समाज की दीवारें बहुत ऊंची हैं, लेकिन उनके हौसले उन दीवारों से भी ऊंचे थे। रूह का रिश्ता अब पूरी तरह से जुड़ चुका था। रात के अंधेरे में सुमन ने अपनी डायरी में लिखा
कि आज मैंने जाना कि सोना केवल जमीन के नीचे नहीं, बल्कि कुम्हार के हाथों की मिट्टी में भी होता है। वह अपनी नई पहचान को लेकर बहुत उत्साहित थी और उसे यकीन था कि वह अपने पिता को भी एक दिन समझा पाएगी। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। प्यार और संघर्ष की यह नई गाथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां सब कुछ दांव पर लगा था। अगले दिन की सुबह एक भयानक खबर लेकर आने वाली थी, जो कबीर की छोटी सी दुनिया को पूरी तरह तहस नहस कर देती। विक्रम सिंघानिया ने तय कर लिया था कि वह उस घाट को विकास के नाम पर खाली करवा देंगे जहां कबीर का पुश्तैनी घर था। यह खबर मिलते ही कबीर और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन के लिए यह एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, जहां उसे अपने पिता के प्यार और अपने आत्मसम्मान के बीच चुनना था। सुमन को जब इस योजना का पता चला तो वह सीधे अपने पिता के केबिन में घुस गई और उनसे इस अन्याय को रोकने की मिन्नत की। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा कि भावनाओं के लिए व्यापार में कोई जगह नहीं होती और वह उस मिट्टी के कीड़े के लिए अपना करोड़ों का प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकते। सुमन की आंखों में पहली बार अपने पिता के प्रति नफरत की चिंगारी दिखाई दी। उसने घोषणा कर दी कि अगर वह घाट टूटेगा तो वह भी उसी मिट्टी में दफन हो जाएगी। कबीर ने सुमन को शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह अपने पिता से झगड़ा न करे। उसने कहा कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है और वह कहीं और जाकर अपना काम शुरू कर लेगा। लेकिन सुमन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा कि यह केवल जगह की बात नहीं है, बल्कि उस सम्मान की बात है जिसे कुचला जा रहा है। उन दोनों के बीच का यह पल अटूट संकल्प का गवाह बन गया। अब यह लड़ाई केवल दो प्रेमियों की नहीं, बल्कि मानवता की थी। वाराणसी के उस घाट पर अब सन्नाटा छा गया था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी हो। कबीर की दादी अम्मा ने अपनी माला फेरते हुए कहा कि जो ईश्वर की रचना का अपमान करता है, उसे प्रकृति कभी माफ नहीं करती। सुमन और कबीर एक साथ उस चाक के पास बैठे रहे, जिसे कल शायद बुलडोजर रौंदने वाले थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी गरिमा थी जो किसी भी महल के राजा के पास नहीं हो सकती। उस रात गंगा का पानी भी जैसे उदास था और लहरें धीमी आवाज में अपना विलाप सुना रही थीं। सुमन ने तय कर लिया था कि वह कबीर के साथ खड़ी रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग ही क्यों न करना पड़े। वह जान गई थी कि असली इंसानियत मिट्टी से जुड़ने में है, उसे कुचलने में नहीं। संघर्ष की यह पहली किरण अब वाराणसी के आसमान पर चमकने को तैयार थी, जहां प्रेम को अग्निपरीक्षा से गुजरना था। विक्रम सिंघानिया के चेहरे पर क्रोध की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जब उन्होंने अपनी बेटी सुमन को उस गरीब कुम्हार की बस्ती से वापस आते देखा। उनके लिए यह केवल एक सामान्य बात नहीं थी, बल्कि उनके खानदान की प्रतिष्ठा और उनके करोड़ों के साम्राज्य का सीधा अपमान था। उन्होंने तुरंत अपने वफादार अंगरक्षकों को बुलाया और उन्हें सख्त आदेश दिया कि वे उस बस्ती का नामो निशान मिटा दें जहां वह मिट्टी का काम करने वाला लड़का रहता था। विक्रम का मानना था कि पैसा दुनिया की हर चीज को खरीद सकता है और किसी भी बाधा को हटा सकता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण 80 घाट पर पड़ी, तो शांति की जगह वहां भारी मशीनों और पुलिस का शोर सुनाई देने लगा। कबीर अपनी दादी के साथ सुबह की प्रार्थना कर रहा था जब उसने देखा कि दर्जनों लोग उसके छोटे से पुश्तैनी घर और कार्यशाला की ओर बढ़ रहे हैं। विक्रम के आदमियों ने चिल्लाकर घोषणा की कि यह पूरी जमीन अब एक नए लग्जरी होटल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है और उन्हें तुरंत इसे खाली करना होगा। कबीर की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था, क्योंकि उसे पता था कि यह हमला क्यों हुआ है। सुमन को जैसे ही इस विनाशकारी योजना की खबर मिली, वह पागलों की तरह घाट की ओर भागी, लेकिन उसके पिता के सुरक्षा कर्मियों ने उसे मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। विक्रम सिंघानिया ने कड़े शब्दों में अपनी बेटी को चेतावनी दी कि वह अपनी मर्यादा न भूले और एक मामूली मजदूर के लिए अपना भविष्य और परिवार का नाम खराब न करे। सुमन की आंखों से
अविरल आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर विद्रोह किया। उसने कहा कि दूसरों के सपनों को कुचलने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। घाट पर मंजर बहुत ही भयानक था, क्योंकि कबीर के हाथों से बनाए गए सुंदर मिट्टी के बर्तनों को बेरहमी से कुचला जा रहा था। चाक, जो कबीर की जीविका और उसकी कला का आधार था, उसे एक झटके में तोड़ दिया गया, जैसे वह कोई कचरा हो। कबीर शांत खड़ा सब देख रहा था। उसकी खामोशी उस शोर से भी ज्यादा डरावनी थी जो वहां मचा हुआ था। उसकी दादी अम्मा ने रोते हुए आसमान की ओर हाथ उठाए और भगवान से न्याय की गुहार लगाई, क्योंकि उनके पास अब सिर छिपाने की जगह भी नहीं बची थी। विक्रम सिंघानिया खुद वहां पहुंचे और कबीर के पास जाकर उसे पैसों का एक बंडल फेंकते हुए बोले कि वह शहर छोड़कर चला जाए और कभी वापस ना आए। उन्होंने कबीर का अपमान करते हुए कहा कि एक मिट्टी ढोने वाले की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह ऊंचे महलों के ख्वाब देखे। कबीर ने जमीन पर गिरे उन नोटों को छुआ तक नहीं और बहुत ही गरिमा के साथ कहा कि पैसा जख्म दे सकता है, लेकिन वह रूह की शांति कभी नहीं खरीद सकता। विक्रम को कबीर का यह स्वाभिमान अंदर तक चुभ गया और वह और भी चिढ़ गए। सुमन ने किसी तरह सुरक्षा घेरा तोड़ा और कबीर के पास पहुंच गई, जहां उसने चारों ओर बिखरे हुए टूटे बर्तनों को देखा। उसने कबीर से माफी मांगी और कहा कि वह अपने पिता के इस जघन्य कृत्य के लिए शर्मिंदा है और वह सब कुछ ठीक कर देगी। कबीर ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि नफरत की आग ने सब कुछ भस्म कर दिया है। उसने सुमन से कहा कि वह अपने घर लौट जाए, क्योंकि उसकी उपस्थिति केवल उसकी मुश्किलें और अधिक बढ़ा रही थी। वाराणसी के स्थानीय लोगों ने भी इस जुल्म का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता और पैसे के आगे उनकी आवाज दबकर रह गई। बुलडोजर ने कबीर की झोपड़ी को मिट्टी में मिला दिया, वही मिट्टी जिससे कबीर ने कभी सुंदर कलाकृतियां बनाई थीं। अम्मा की पुरानी माला भी मलबे में दब गई, जो उनके पूर्वजों की एकमात्र निशानी थी। सुमन यह सब देख रही थी और उसे महसूस हुआ कि उसके पिता ने केवल एक घर नहीं, बल्कि उसकी रूह के एक हिस्से को भी आज हमेशा के लिए दफन कर दिया है। विक्रम ने सुमन को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे वापस दिल्ली ले जाने का फैसला किया, ताकि वह इस पागलपन से बाहर निकल सके। गाड़ी के पीछे मुड़कर देखते हुए सुमन ने देखा कि कबीर एक छोटा सा थैला कंधे पर लटकाए अपनी अंधी दादी का हाथ पकड़कर धूल भरे रास्ते पर चल पड़ा है। उसके पास अब न घर था, ना काम और न ही कोई उम्मीद, सिवाय उस पवित्र गंगा के जो चुपचाप बह रही थी। सुमन के दिल में एक ऐसी टीस उठी जो उसे ताउम्र सताने वाली थी। दिल्ली पहुंचने के बाद सुमन को एक आलीशान कमरे में कैद कर दिया गया, जहां खिड़कियां तो थीं, लेकिन बाहर की दुनिया से उसका संपर्क काट दिया गया था। वह खाना पीना छोड़ चुकी थी और घंटों तक अपने हाथों को देखती रहती थी, जिनमें अब भी मिट्टी की सौंधी महक बाकी थी। उसके पिता को लगा कि समय के साथ वह सब भूल जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रेम और अपमान की चोट बहुत गहरी होती है। सुमन अब वह पुरानी लड़की नहीं रही थी, वह अब एक संघर्षशील आत्मा बन चुकी थी। कबीर ने बनारस की गलियों में भटकते हुए महसूस किया कि दुनिया कितनी निर्दयी हो सकती है जब आपके पास सत्ता नहीं होती। उसने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन विक्रम सिंघानिया के प्रभाव के कारण उसे हर जगह से अपमानित होकर निकालना पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और शहर के सबसे गरीब इलाके में एक छोटी सी जगह ढूंढ ली, जहां वह मजदूरी करके अपनी दादी का पेट भर सके। उसके हाथ अब चाक नहीं, बल्कि भारी पत्थर ढो रहे थे, जो उसकी कला का अपमान था। सुमन ने अपने कमरे में रहकर एक गुप्त योजना बनाई, क्योंकि वह जानती थी कि चुप रहकर वह कबीर को कभी नहीं बचा पाएगी। उसने अपने गहने और कुछ कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि वह किसी तरह भागकर वापस वाराणसी जा सके और कबीर की मदद कर सके। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि वह कबीर के उस स्वाभिमान को फिर से जिंदा करेगी, जिसे उसके पिता ने कुचलने की कोशिश की थी। उसे पता था
कि यह रास्ता बहुत ही कठिन और कांटों से भरा होने वाला है। वाराणसी में कबीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि भारी काम और मानसिक तनाव ने उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला था। वह अक्सर रात को गंगा के किनारे जाकर बैठता और उस टूटे हुए चाक के बारे में सोचता जो उसकी पहचान था। उसे सुमन की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुमन का जीवन और अधिक कष्टकारी हो। उसका प्यार त्याग पर आधारित था, जो बहुत ही महान था। विक्रम सिंघानिया को अपनी जीत पर बहुत गर्व था और उन्होंने दिल्ली के रईस घरानों में अपनी बेटी की शादी की बातें शुरू कर दी थीं। उन्हें लगा कि उन्होंने एक कीड़े को रास्ते से हटाकर अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बचा ली है, लेकिन वे यह भूल गए थे कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। उन्होंने जिस गरीब लड़के की बद्दुआ ली थी, वह एक अदृश्य शक्ति की तरह उनके साम्राज्य की नींव को धीरे धीरे हिलाने लगी थी। प्रकृति ने अपना न्याय करने का समय अब पूरी तरह से निश्चित कर लिया था। एक रात सुमन ने हिम्मत जुटाकर अपनी खिड़की से छलांग लगा दी और अंधेरे का फायदा उठाकर रेलवे स्टेशन की ओर भाग निकली। उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसका इरादा पहाड़ जैसा मजबूत था, जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। उसने साधारण कपड़े पहने थे ताकि कोई उसे पहचान न सके, और वह जनरल बोगी में बैठकर वाराणसी की ओर रवाना हो गई। वह अब एक करोड़पति की बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेमिका थी जो अपने आत्मसम्मान की तलाश में निकली थी। वाराणसी पहुंचकर सुमन ने कबीर को ढूंढने के लिए हर घाट और हर गली की खाक छानी, लेकिन कबीर कहीं नहीं मिला। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन उसने अपनी खोज जारी रखी, क्योंकि उसका दिल कहता था कि कबीर यहीं कहीं है। उसने उन सभी जगहों पर जाकर पूछताछ की जहां कुम्हार काम करते थे, पर सबका जवाब नकारात्मक ही था। सुमन की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन तभी उसे एक पुराने साथी कुम्हार से कबीर के ठिकाने के बारे में एक छोटा सा सुराग मिला। वह सुराग उसे शहर के एक दूरदराज के इलाके में ले गया, जहां कूड़े और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर उसने कबीर को देखा, जो पत्थर तोड़ रहा था और उसके हाथ जख्मों से भरे हुए थे। सुमन की चीख निकल गई और वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। कबीर ने जब सुमन को इस हाल में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह कोई सुंदर और मीठा सपना देख रहा हो। कबीर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा और बीमार था। सुमन ने देखा कि उसकी चमकती हुई आंखें अब धंस गई थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसका स्वाभिमान अभी भी बरकरार था। उसने सुमन से वापस जाने को कहा, लेकिन सुमन ने संकल्प लिया कि वह अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने कबीर से कहा कि वे मिलकर फिर से मिट्टी को सोना बनाएंगे और दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे। उसी समय दिल्ली में विक्रम सिंघानिया को पता चला कि उनकी बेटी भाग गई है और साथ ही उनके व्यापारिक साम्राज्य पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। उनके वफादार सहयोगियों ने उन्हें धोखा दे दिया था और वे रातों रात अर्श से फर्श पर आ गिरे थे। यह कर्मा का वही चक्र था जिसके बारे में कबीर की दादी अक्सर बात किया करती थी। विक्रम ने जो दर्द कबीर को दिया था, आज वही दर्द कई गुना होकर उनके पास वापस आ गया था और वे पूरी तरह अकेले हो गए थे। वाराणसी की उस गंदी बस्ती में सुमन ने अपने हाथों से कबीर के घावों पर पट्टी बांधी और अम्मा के लिए खाना बनाया। उसने अपने महंगे कपड़े और आभूषण बेच दिए ताकि वे एक नया चाक खरीद सकें और कबीर फिर से अपनी कला शुरू कर सके। कबीर की आंखों में फिर से उम्मीद की एक किरण जागी और उसने महसूस किया कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि ऐसे साथ में होती है जो मुश्किल वक्त में भी हाथ न छोड़े। उनकी यह नई यात्रा संघर्षपूर्ण थी। दोनों ने मिलकर एक छोटे से किराए के कमरे में अपनी नई दुनिया बसाई, जहां केवल मिट्टी की खुशबू और प्रेम का वास था।
सुमन ने कबीर को सिखाया कि कैसे अपनी कला को आधुनिक बाजार के अनुसार ढाला जा सकता है, जबकि कबीर ने उसे जीवन की सरलता सिखाई। उनके संघर्ष की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी और लोग उनकी हिम्मत की दाद देने लगे। यह एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखने वाली थीं और मिसाल देने वाली थीं। विक्रम सिंघानिया का आलीशान साम्राज्य, जो कभी अजेय और अटूट लगता था, अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा था। उन पर धोखाधड़ी और कर चोरी के गंभीर आरोप लगे, जिसके कारण उनकी सारी अचल संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया। जिस व्यक्ति ने कभी गरीबों की झोपड़ियों को विकास के नाम पर उजाड़ा था, आज उसका अपना भव्य महल उसे एक शांत कब्रगाह की तरह लगने लगा था। उनके पुराने मित्र और व्यापारिक सहयोगी, जो कभी उनकी चापलूसी करते थे, अब उनका फोन उठाने से भी कतराने लगे थे। अहंकार का वह पहाड़ ढह गया था। सुमन ने अपने पिता की इस भयानक दुर्दशा को बहुत करीब से देखा, लेकिन उसके मन में दया से अधिक एक गहरी ग्लानि और आत्मग्लानि थी। उसे बार बार कबीर की वह शांत और स्थिर आंखें याद आ रही थीं, जिसमें सच्चाई और आत्मसम्मान का अटूट वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मा का वही चक्र है, यह सब कर्मा का वही चक्र है जो इंसान को उसके किए गए पापों की सजा इसी जन्म में और इसी धरती पर देता है। उसके पिता का गिरता स्वास्थ्य और उनकी आंखों में छिपी हुई हार सुमन को अंदर ही अंदर बुरी तरह कचोट रही थी। एक शाम जब विक्रम सिंघानिया को दिल का दौरा पड़ा, तो सुमन को एहसास हुआ कि जीवन की डोर कितनी नाजुक और अस्थिर होती है। अस्पताल के उस ठंडे और सफेद कमरे में, जहां केवल मशीनों की आवाज गूंज रही थी, विक्रम बिल्कुल अकेले और बेबस पड़े थे। उनके पास करोड़ों की दौलत होने का दावा करने वाला कोई नहीं बचा था, सिवाय उनकी उस बेटी के, जिसका दिल उन्होंने खुद अपने हाथों से दुखाया था। सुमन ने महसूस किया कि धन की यह चमक कितनी अस्थायी और धोखेबाज होती है, जो समय पर साथ नहीं देती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुमन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी और वैराग्य की भावना प्रबल होने लगी, जो उसे बार बार पुकार रही थी। उसे लगा कि उसे वापस वाराणसी जाना चाहिए, जहां उसकी रूह का एक हिस्सा कबीर के साथ उस मिट्टी में कहीं दबा रह गया था। उसने अपने पिता की सेवा की, लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति थोड़ी स्थिर हुई, उसने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लेने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी विलासितापूर्ण जिंदगी और अधूरे सपनों को पीछे छोड़कर केवल सत्य की राह पर चलने का मन बना लिया। सुमन ने बिना किसी को बताए अपना छोटा सा बैग पैक किया और एक बार फिर उस पवित्र शहर वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। इस बार वह एक अमीर पिता की लाडली बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी खोजकर्ता के रूप में जा रही थी जिसे अपनी आत्मा की शांति चाहिए थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने महसूस किया कि प्रकृति उसे वापस उसी मिट्टी की ओर बुला रही है, जहां उसने जीवन का असली अर्थ सीखा था। उसके दिल की धड़कनें कबीर के नाम के साथ एक ताल में बज रही थीं। वाराणसी पहुंचते ही उसे वही चिर परिचित सोंधी महक और गंगा की लहरों का संगीत सुनाई दिया, लेकिन इस बार शहर में एक उदासी छाई हुई थी। वह सीधे उसी 80 घाट पर पहुंची, जहां कबीर का छोटा सा आशियाना हुआ करता था, लेकिन वहां अब केवल कंक्रीट का एक बड़ा ढांचा खड़ा था। कबीर की वह छोटी सी कार्यशाला और चाक का कहीं कोई नामो निशान नहीं बचा था, जिसे उसके पिता के बुलडोजरों ने बेरहमी से कुचल दिया था। सुमन उस मलबे के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। उसने वहां मौजूद पुराने नाविकों और दुकानदारों से कबीर के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने बताया कि वह लड़का अपनी अंधी दादी को लेकर शहर के उस पार किसी अंधेरी और तंग बस्ती में चला गया था। सुमन की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी और उसने बिना समय गंवाए उस दिशा में कदम बढ़ा दी जहां गरीबों का बसेरा था। वह तंग गलियों और गंदगी के बीच से गुजरती रही, पर उसके कदम जरा भी नहीं डगमगाए। रास्ते में उसने देखा कि कैसे गरीबी इंसान को लाचार बना देती है।
लेकिन फिर भी वहां के लोगों की आंखों में एक अजीब सा संतोष था। उसे वह सबक याद आया जो कबीर ने उसे मिट्टी के साथ काम करते हुए सिखाया था कि मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। उसने हर छोटी दुकान और हर झोपड़ी के पास जाकर कबीर की तस्वीर दिखाई, जो उसके मोबाइल में एक अनमोल याद की तरह बची हुई थी। उसकी खोज जारी रही और धीरे धीरे सूरज ढलकर क्षितिज में विलीन होने लगा, जिससे आकाश में अंधेरा छा गया। थक हार कर वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां कुछ साधु भजन गा रहे थे। उनकी आवाज में एक ऐसा सुकून था जिसने सुमन के अशांत मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। उसने सोचा कि शायद कबीर उसे कभी नहीं मिलेगा और यह उसके पिता के पापों का ही दंड है जो उसे भोगना पड़ रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से मिट्टी के दीपक पर पड़ी, जो एक झोपड़ी के बाहर टिमटिमा रहा था, जिसकी बनावट कबीर के हाथ की कला जैसी थी। वह दीपक एक साधारण दीपक नहीं था, बल्कि उसमें कबीर की उंगलियों के वह विशेष निशान थे जिन्हें सुमन अच्छी तरह पहचानती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह दौड़कर उस झोपड़ी के पास पहुंची जहां से धुएं की एक पतली सी लकीर ऊपर उठ रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से झोपड़ी का पुराना पर्दा हटाया और अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर वहां एक कोने में जमीन पर लेटा हुआ था और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय और चिंताजनक थी। कबीर का शरीर पीला पड़ चुका था और वह तेज बुखार में तप रहा था, जबकि उसकी बूढ़ी दादी उसके सिर पर पानी की पट्टियां रख रही थी। उस छोटे से कमरे में न तो पर्याप्त रोशनी थी और न ही दवाइयों का कोई नामो निशान, केवल गरीबी की चादर बिछी हुई थी। सुमन ने जब कबीर पुकारा तो उसकी आवाज में बरसों का दर्द और तड़प एक साथ उमड़ पड़ी, जिसे सुनकर दादी भी चौंक गई। सुमन तुरंत कबीर के पास जाकर बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। कबीर ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और सुमन को अपने सामने देखकर उसे लगा जैसे वह कोई सुखद सपना देख रहा हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण उसके होंठ केवल कांप कर रह गए और उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। सुमन ने उसे यकीन दिलाया कि वह अब कहीं नहीं जाएगी और उसे ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगी। दादी ने सुमन को पहचान लिया और उसकी आंखों में भी आशा और कृतज्ञता के आंसू भर आए। उस रात सुमन ने महसूस किया कि असली मानवता किसी की मदद करने के लिए करोड़ों रुपए दान करने में नहीं, बल्कि किसी के दुख में शामिल होने में है। उसने अपने पास मौजूद थोड़े बहुत पैसों से कबीर के लिए दवाइयां और पौष्टिक भोजन खरीदा और पूरी रात उसकी सेवा में बिताई। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने कभी अपनी प्यास के लिए खुद पानी का गिलास नहीं उठाया था, लेकिन आज वह एक बीमार की परिचारिका बन गई थी। प्यार ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुईं, तो कबीर का बुखार थोड़ा कम हो चुका था और वह बेहतर महसूस कर रहा था। उसने सुमन से पूछा कि वह अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर यहां इस नर्क में क्यों आई है, जबकि वह एक राजकुमारी की तरह रह सकती थी। सुमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि राजकुमारी तो मैं तब थी जब मेरे पास हृदय नहीं था। आज मैं एक इंसान हूं जिसके पास प्यार है। कबीर की आंखों में उसके प्रति सम्मान और बढ़ गया। वाराणसी की उस तंग बस्ती में अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जहां एक करोड़पति की बेटी और एक गरीब कुम्हार मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। सुमन ने तय किया कि वह कबीर की कला को फिर से जीवित करेगी और इसके लिए वह खुद सड़कों पर जाकर मिट्टी के बर्तन बेचेगी। उसने अपने पुराने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया था और वह अब कबीर की ढाल बनकर खड़ी थी। उनका ये संघर्ष न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी मिसाल था। धीरे धीरे कबीर के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और उसने फिर से चाक को घुमाना शुरू किया, हालांकि उसके हाथ अब भी थोड़े कमजोर थे। सुमन ने उसकी मदद की और उसने उन बर्तनों को सजाने के लिए नए नए डिजाइन सुझाए जो उसने अपनी पढ़ाई के दौरान सीखे थे। उनकी जुगलबंदी ने मिट्टी के उन साधारण बर्तनों को कला के अद्भुत नमूनों में बदल दिया जो किसी का भी मन मोह सकते थे।
बस्ती के लोग भी उन्हें हैरानी और प्रशंसा की नज़रों से देखते थे। सुमन ने पास के बाजार में जाकर उन बर्तनों को प्रदर्शित किया और लोगों को कबीर की कहानी और उसकी कला के बारे में विस्तार से बताया। उसकी सादगी और सच्चाई ने लोगों के दिलों को छू लिया और देखते ही देखते उनके सारे बर्तन ऊंचे दामों पर बिक गए। ये उनकी पहली सामूहिक जीत थी, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर इरादे नेक हों तो तकदीर भी रास्ता बदल देती है। कबीर को अब अपनी कला पर गर्व महसूस होने लगा था, जो खो गया था। लेकिन उनकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि स्थानीय साहूकारों और कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उनके बढ़ते काम में बाधा डालना शुरू कर दिया था। वे नहीं चाहते थे कि एक बाहरी लड़की और एक गरीब लड़का इतनी जल्दी सफल हो जाएं और उनकी सत्ता को चुनौती दें। सुमन को धमकियां मिलने लगीं, लेकिन उसने डटकर मुकाबला किया और पुलिस की मदद लेने से भी पीछे नहीं हटी। वह जानती थी कि अब वह अकेली नहीं है, उसके साथ हजारों लोगों की दुआएं हैं। इसी बीच दिल्ली से एक खबर आई कि विक्रम सिंघानिया का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया है और वे अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहते हैं। सुमन का दिल एक बार फिर पशोपेश में पड़ गया, क्योंकि वह अपने पिता से नफरत तो करती थी, पर उनका खून भी उसकी रगों में था। कबीर ने उसे समझाया कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है और उसे अपने पिता के पास जाना चाहिए। सुमन ने कबीर की बात मान ली और दिल्ली जाने का फैसला किया। जब वह दिल्ली पहुंची तो उसने अपने पिता को एक साधारण सरकारी अस्पताल के वार्ड में पाया, जहां वे अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रहे थे। विक्रम ने अपनी बेटी का हाथ थामकर रोते हुए माफी मांगी और कहा कि उन्होंने जिसे मिट्टी समझा था, वही आज उनकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा साबित हुई। सुमन ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे वादा किया कि वह उन्हें वापस वाराणसी ले जाएगी, जहां जीवन की शांति और सच्चाई का असली वास है। सुमन ने अपने बीमार पिता विक्रम सिंघानिया को वाराणसी की उस तंग बस्ती में लाने का साहस दिखाया, जहां कबीर और उसकी दादी रहते थे। यह निर्णय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि एक समय के सम्राट अब एक फटे हाल कमरे में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। सुमन ने अपनी रेशमी साड़ियां और महंगे आभूषण बेचकर उनके इलाज और कबीर की कार्यशाला को फिर से शुरू करने के लिए धन जुटाया। उसने महसूस किया कि सुख सुविधाओं का त्याग ही उसकी आत्मा की सच्ची मुक्ति का एकमात्र मार्ग था। अब सुमन के कोमल हाथों में महंगी घड़ियों की जगह मिट्टी की परतें और छालों के निशान थे, जो उसके कठोर परिश्रम की गवाही दे रहे थे। वह सुबह 4 बजे उठकर गंगा से पानी लाती और फिर कबीर के साथ मिलकर चाक पर मिट्टी को नया आकार देने में घंटों बिताती थी। उसकी कमर में दर्द रहता और धूप में उसका चेहरा झुलस गया था, लेकिन उसकी आंखों में जो संतोष था, वह उसने दिल्ली के महलों में कभी नहीं पाया था। उसने संघर्ष को गले लगाया था। कबीर अपनी बीमारी से धीरे धीरे उबर रहा था, लेकिन जब वह सुमन को इस हाल में देखता तो उसका हृदय ग्लानि से भर जाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक करोड़पति की बेटी उसके लिए सड़कों पर बर्तन बेचने और झाड़ू लगाने का काम करेगी। उसने सुमन को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने उसे शांत कर दिया और कहा कि यह सेवा उसके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। उन दोनों का रिश्ता अब केवल प्रेम नहीं, बल्कि एक दूसरे की शक्ति बन गया था। विक्रम सिंघानिया अपनी खाट पर लेटे हुए अपनी बेटी को मिट्टी से लथपथ देखते तो उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते थे। जिस बेटी को उन्होंने दुनिया की हर दौलत देना चाहा था, वह आज एक वक्त की रोटी के लिए पसीना बहा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जीवन भर जो पैसा कमाया, उसने उन्हें केवल अहंकार दिया, लेकिन सुमन के इस त्याग ने उन्हें असली इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने पहली बार कबीर का हाथ थामकर उससे अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगी। सुमन अब रोजाना वाराणसी के व्यस्त बाजारों में अपने सिर पर मिट्टी के बर्तनों की टोकरी रखकर निकलती थी, जहां लोग उसे अचंभे से देखते थे। कुछ लोग उसकी सादगी की प्रशंसा करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन सुमन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक एक पैसे की अहमियत समझ गई थी और उसे गर्व था
कि वह अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार और कबीर का पेट भर रही थी। उसने समाज की बनाई हुई ऊंची दीवारों को अपने आत्मसम्मान से पूरी तरह ढा दिया था। एक दिन बाजार में उसे उसके पिता के पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी मिले, जिन्होंने उसे इस हालत में देखकर उसका अपमान करने की कोशिश की। उन्होंने उसे मिट्टी वाली लड़की कहकर पुकारा और उसकी गरीबी का उपहास किया। लेकिन सुमन ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। उसने कहा कि मिट्टी का काम करना किसी की गुलामी करने से कहीं बेहतर है, और यह मिट्टी ही है जो सबको अंत में अपने भीतर समेट लेती है। उसकी इस निर्भीकता ने उन लोगों को चुप करा दिया और उसकी साख और बढ़ गई। कबीर ने अब सुमन के साथ मिलकर नए प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसमें वे मिट्टी के बर्तनों पर पुरानी भारतीय लोक कला की नक्काशी करते थे। सुमन की सूझबूझ और कबीर की कलाकारी का ऐसा संगम हुआ कि उनके बनाए उत्पाद पूरे बनारस में प्रसिद्ध होने लगे। उन्होंने अपने छोटे से कमरे को एक छोटी सी कला केंद्र में बदल दिया था, जहां शांति और सृजन का वास था। दादी अम्मा उनके इस तालमेल को देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने सुमन जैसी फरिश्ता भेजी। बस्ती के अन्य कुम्हार, जो अब तक हताश और निराश थे, सुमन और कबीर के संघर्ष को देखकर प्रेरित होने लगे और उनके पास सलाह लेने आने लगे। सुमन ने महसूस किया कि व्यक्तिगत खुशी से बड़ी खुशी दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है, जो उसे एक नया उद्देश्य दे रही थी। उसने उन गरीब कारीगरों को एकजुट करना शुरू किया ताकि उन्हें उनके काम का सही दाम मिल सके और वे बिचौलियों के शोषण से बच सकें। इस तरह एक छोटे से कमरे से एक बड़े सामाजिक बदलाव की नींव पड़ी। रातों को जब सब सो जाते, सुमन गंगा के किनारे बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचती और उसे लगता कि वह कितनी खोखली थी। अब उसके पास भले ही बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके पास वो सुकून था जो करोड़ों खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। कबीर अक्सर उसके पास आकर बैठता और वे दोनों भविष्य के सपने देखते, जहां गरीबी किसी की कला के आड़े नहीं आएगी। उनके बीच शब्दों से ज्यादा खामोशी बातें करती थी, जो बहुत ही गहरी और पवित्र थी। गरीबी की मार और समाज के तानों के बीच सुमन का व्यक्तित्व एक तपे हुए सोने की तरह निखर कर सामने आया, जिसने अपनी चमक से सबको चकित कर दिया। उसने अपने बीमार पिता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अब भी उनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। विक्रम सिंघानिया ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी असली संपत्ति उनका पैसा नहीं, बल्कि उनकी बेटी का महान चरित्र है। वह अब खुद को एक कुम्हार का पिता कहलाने में गौरव महसूस करने लगे थे। सुमन और कबीर के पास अक्सर खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, फिर भी वे अपनी थाली का आधा हिस्सा किसी भूखे पड़ोसी के साथ साझा करते थे। यह त्याग और करुणा ही थी जिसने उन्हें उस बस्ती का सबसे प्रिय सदस्य बना दिया था, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। सुमन ने सीखा कि अभाव में भी उदारता कैसे दिखाई जाती है, जो उसने अपने आलीशान बंगलों में कभी नहीं देखा था। उसकी रूह अब पूरी तरह से इस मिट्टी और यहाँ के लोगों में रच बस गई थी। कबीर ने एक विशेष कलश बनाया जिस पर सुमन की आकृति उकेरी गई थी, जो उसकी आंखों में जलते हुए संकल्प और प्रेम को दर्शाती थी। यह कलश केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उनकी सामूहिक यात्रा का एक स्मारक था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। सुमन ने उसे देखकर महसूस किया कि कलाकार की नजरों में उसका मूल्य किसी रानी से कम नहीं है, जो उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। उनकी प्रेम कहानी अब बनारस के घाटों पर सुनाई देने वाली एक अमर गाथा बन रही थी। एक सुबह सुमन को पता चला कि कबीर की आंखों की रोशनी काम के दबाव और पोषण की कमी के कारण कमजोर हो रही है, जिससे वह बहुत चिंतित हो गई। उसने हार नहीं मानी और अपनी मां की आखिरी निशानी, एक सोने की अंगूठी जिसे उसने कठिन समय के लिए बचाकर रखा था, बेचने का फैसला किया। उसने कबीर के इलाज के लिए वह अंगूठी एक सुनार को दे दी, क्योंकि उसके लिए कबीर की आंखें और उसकी कला दुनिया की किसी भी कीमती धातु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थीं।
कबीर को जब इस त्याग का पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने सुमन से वादा किया कि वह अपनी आखिरी सांस तक उसकी इस उदारता का कर्ज चुकाएगा। सुमन ने उसे गले लगाकर कहा कि प्रेम में कोई कर्ज नहीं होता, केवल समर्पण होता है जो बिना किसी शर्त के किया जाता है। उनकी यह भावनात्मक एकता उन्हें आने वाली हर बड़ी मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रही थी जो उनके मार्ग में आने वाली थी। अब वे केवल दो व्यक्ति नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प बन चुके थे। धीरे धीरे सुमन ने अपनी मार्केटिंग स्किल्स का उपयोग करके स्थानीय प्रशासन को एक शिल्पग्राम बनाने के लिए राजी कर लिया, जहां कबीर जैसे सैकड़ों कारीगर काम कर सके। उसने फाइलों और दफ्तरों के चक्कर काटे, जहां उसे कई बार अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन उसकी जिद के आगे सबको झुकना ही पड़ा। उसका लक्ष्य केवल खुद को स्थापित करना नहीं था, बल्कि उस पूरी कौम को सम्मान दिलाना था जिसे समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा था। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने उसे एक नेता बना दिया था। वर्षा थतू के आगमन के साथ ही उनकी चुनौतियां और बढ़ गईं, क्योंकि कच्ची झोपड़ी में पानी टपकने लगा था और मिट्टी के बर्तन सूख नहीं पा रहे थे। सुमन ने रात भर जागकर उन बर्तनों को प्लास्टिक की चादरों से ढका ताकि उनकी मेहनत बर्बाद न हो जाए, जबकि वह खुद पूरी तरह भीग चुकी थी। कबीर ने उसे अंदर जाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि जब तक काम सुरक्षित नहीं, वह चैन से नहीं सोएगी। वह अब पूरी तरह से एक कर्मयोगिनी बन चुकी थी। शहर के एक बड़े व्यापारी ने उनके काम को देखा और उन्हें एक बड़ा ऑर्डर देने की पेशकश की, लेकिन शर्त यह रखी कि वे अपना नाम बदल लेंगे। सुमन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे अपनी पहचान और अपनी जड़ों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी गरीबी झेलनी पड़े। कबीर को सुमन के इस स्वाभिमान पर बहुत गर्व हुआ और उसे लगा कि उसने वास्तव में जीवन की बाजी जीत ली है। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनकी असली पहचान बन गई थी। सुमन ने अब बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, ताकि वे मिट्टी के काम के साथ साथ शिक्षा का महत्व भी समझ सकें और एक बेहतर भविष्य बना सकें। उसने महसूस किया कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो दरिद्रता के अंधकार को मिटा सकता है और समाज में बराबरी का अधिकार दिला सकता है। उसकी छोटी सी पाठशाला में अब हंसी और उम्मीदों की गूंज सुनाई देती थी, जिसने पूरे माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया था। वह न केवल कबीर की बल्कि सबकी मां बन गई थी। कबीर की दादी अम्मा अक्सर कहती थीं कि सुमन उनके घर की लक्ष्मी नहीं, बल्कि साक्षात गंगा मैया है जो उनके पापों को धोने और उद्धार करने आई है। सुमन उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाती और कहती कि उसने जो कुछ भी पाया है वह उनकी दुआओं का ही नतीजा है। उसने अपने जीवन के इस कठिन दौर को एक वरदान की तरह स्वीकार किया था, जिसने उसे वास्तविकता के धरातल पर खड़ा कर दिया था। उसका हृदय अब ब्रह्मांड की समस्त करुणा से लबालब भर चुका था। इस तरह सुमन का करोड़पति से मिट्टी की बेटी बनने का सफर पूरा हुआ, जहां उसने धन के अहंकार को त्याग कर सेवा के आनंद को प्राप्त किया। उसने साबित कर दिया कि इंसानियत किसी बैंक बैलेंस की मोहताज नहीं होती, बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए निस्वार्थ कर्मों और दूसरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता पर टिकी होती है। कबीर और सुमन की यह जोड़ी अब वाराणसी के लिए एक नई उम्मीद बन चुकी थी, जिसका प्रकाश चारों ओर फैलने वाला था। उनकी साधना अब सफल होने के करीब पहुंच गई थी। सुमन ने अब महसूस किया कि केवल कबीर का जीवन सुधारना ही उसकी नियति नहीं थी, बल्कि उसे पूरे समाज के लिए कुछ बड़ा करना होगा। उसने वाराणसी के उन सभी गरीब कुम्हारों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया जो सदियों से साहूकारों के कर्ज के नीचे दबे हुए थे। उसने अपनी पुरानी व्यापारिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक सहकारी संस्था की नींव रखी, जहां हर कलाकार को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। यह उसके लिए केवल एक व्यापार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धर्म युद्ध था, जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा और एक पवित्र उद्देश्य प्रदान किया था। सुमन ने अपनी इस मुहिम का नाम माटी शक्ति रखा, जिसका उद्देश्य कला को व्यापार से जोड़कर कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाना था।
उसने खुद घर घर जाकर महिलाओं को मिट्टी की सजावट करने के नए तरीके सिखाए और उन्हें उनके हुनर की कीमत समझाई। पहले जो लोग उसे शंका की दृष्टि से देखते थे, वे अब उसे अपनी बेटी की तरह सम्मान देने लगे थे। कबीर भी इस अभियान का मुख्य स्तंभ बना और उसने अपनी कला के माध्यम से सबको प्रेरित किया। उसकी कार्यशाला अब एक पाठशाला बन चुकी थी, जहां मिट्टी के साथ साथ जीवन के आदर्श भी सिखाए जाते थे। इस सामाजिक बदलाव की गूंज धीरे धीरे पूरे शहर और फिर देश के मीडिया तक पहुंचने लगी, जिसने सुमन को एक नई पहचान दी। करोड़पति की बेटी बनी कुम्हारों की मसीहा जैसे शीर्षक अखबारों में छपने लगे। लेकिन सुमन इन सुर्खियों से पूरी तरह बेपरवाह रही। वह जानती थी कि असली सफलता अखबार की कतरनों में नहीं, बल्कि उन बच्चों की आंखों की चमक में है जिन्हें अब स्कूल जाने का मौका मिल रहा था। उसने अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करके इन मिट्टी के उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष जगह बनाई, जिससे आमदनी कई गुना बढ़ गई। दिल्ली में एक छोटे से किराए के कमरे में अकेले रह रहे विक्रम सिंघानिया जब टीवी पर अपनी बेटी को साधारण कपड़ों में मिट्टी के बीच देखते तो उनका गला भर आता था। उन्हें अपनी उन तमाम गलतियों पर पछतावा होता था जब उन्होंने अहंकार में आकर किसी के घर उजाड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जो वे अपनी करोड़ों की दौलत से कभी नहीं पा सके थे। सुमन की इस महानता ने विक्रम के भीतर के पत्थर को पिघला दिया था और वे अब केवल अपनी बेटी के लिए तरस रहे थे। सुमन के नेतृत्व में अब माटी शक्ति केंद्र एक विशाल परिवार बन चुका था, जहां ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। वहां हर शाम प्रार्थना के बाद लोग अपने अनुभव साझा करते थे और एक दूसरे की मदद का संकल्प लेते थे। कबीर की दादी अम्मा इस कब शाम प्रार्थना के बाद बदलाव को देखकर बहुत खुश थीं और अक्सर कहती थीं कि सुमन ने इस बस्ती के भाग्य की रेखा ही बदल दी है। सुमन ने महसूस किया कि जब हम दूसरों के आंसू पोंछते हैं तो हमारे अपने जख्म अपने आप भरने लगते हैं। यह करुणा का वह जादू था जो हर हृदय को जोड़ रहा था। कबीर की कला अब केवल बर्तनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने मिट्टी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना शुरू किया जो मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती थीं। इन मूर्तियों को देखने के लिए बड़े बड़े कला समीक्षक और विदेशी पर्यटक आने लगे, जिससे इस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। सुमन ने इस भीड़-भाड़ के बीच भी अपनी सादगी को बनाए रखा और खुद हर आगंतुक का स्वागत एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि सारा लाभ सीधे कारीगरों के खातों में जाए, जिससे उनके जीवन स्तर में क्रांतिकारी सुधार आया और उनकी गरीबी का अंधेरा दूर होने लगा। इस सफलता के बीच सुमन के मन में एक टीस हमेशा बनी रहती थी कि उसके पिता इस सुख का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। उसने कबीर से इस बारे में बात की और कबीर ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने पिता को वापस ले आए। कबीर का मानना था कि क्षमा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और अपराधी को सुधारने का मौका देना ही सच्ची मानवता है। सुमन ने अगले ही दिन दिल्ली जाने का फैसला किया ताकि वह अपने बीमार पिता को इस नई दुनिया का हिस्सा बना सके। उसका यह निर्णय उसके ऊंचे चरित्र का एक और प्रमाण था। दिल्ली में विक्रम सिंघानिया की हालत और भी खराब हो चुकी थी। वे अब लगभग चलने फिरने में असमर्थ थे और उनकी याददाश्त भी कमजोर हो रही थी। जब सुमन अचानक उनके सामने आई तो वे उसे पहचान नहीं सके और केवल हाथ जोड़कर रोने लगे। सुमन ने उन्हें गले लगाया और उनके कानों में कहा कि वह उन्हें वापस घर ले जाने आई है, जो मिट्टी और प्यार से बना है। उस पल विक्रम की आंखों में जो चमक आई वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी ने उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया था। वाराणसी वापस लौटते समय ट्रेन में विक्रम अपनी बेटी को निहारते रहे, जो अब एक शांत और गंभीर महिला बन चुकी थी। उन्होंने देखा कि कैसे साधारण लोग भी सुमन का सम्मान कर रहे थे और उसे दीदी कहकर पुकार रहे थे। यह वह सम्मान था जो विक्रम ने अपने पूरे जीवन में पैसे की ताकत से कभी हासिल नहीं किया था। उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति डराने में नहीं, बल्कि सेवा करने में छिपी होती है।
जैसे ही वे वाराणसी स्टेशन पर उतरे, कबीर और अन्य कुम्हारों ने उनका स्वागत फूलों से किया, जिससे विक्रम की आंखों में आंसू छलक आए। विक्रम सिंघानिया को उसी बस्ती में एक साफ सुथरे कमरे में रखा गया, जहां से वे कबीर के चाक की आवाज सुन सकते थे। शुरुआत में उन्हें इस सादगी में ढलने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां की शुद्ध हवा और निस्वार्थ प्रेम का आनंद लेना शुरू किया। वे अब रोज सुबह गंगा किनारे जाते और वहां की आरती में शामिल होते, जिससे उनका मन बहुत शांत रहने लगा। उन्होंने कबीर से माफी मांगी और उसके काम में हाथ बंटाने की इच्छा जताई। एक पूर्व करोड़पति अब मिट्टी के दिए बनाने में मदद कर रहा था, जो कि वास्तव में अद्भुत था। सुमन की संस्था ने अब केवल बर्तन ही नहीं, बल्कि मिट्टी के खिलौने और घर की सजावट की चीजें भी बनाना शुरू कर दिया था। उसने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिससे उनके उत्पाद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगे। इस सफलता ने वाराणसी के कुम्हारों को एक नई गरिमा प्रदान की और वे अब अपनी पारंपरिक कला को ही अपना भविष्य मानने लगे थे। सुमन ने एक संग्रहालय भी बनवाया, जहां इन पुरानी कलाओं के इतिहास और विकास को प्रदर्शित किया गया था। वह चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें और कभी भी खुद को कमतर न समझें। स्थानीय राजनेताओं ने भी अब सुमन के काम को मान्यता देना शुरू कर दिया था और वे उसकी संस्था को सरकारी अनुदान देने की बात कर रहे थे। लेकिन सुमन ने बहुत ही विनम्रता से उनसे इनकार कर दिया और कहा कि वो इसे एक स्वतंत्र सामुदायिक प्रयास बनाए रखना चाहती है। वह नहीं चाहती थी कि राजनीति की छाया इस पवित्र काम को दूषित करे या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार इसमें शामिल हो। उसने आत्मनिर्भरता को ही अपना मूल मंत्र बनाया और लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत स्वयं लिख सकते हैं। कबीर और सुमन के बीच का प्रेम अब एक नए धरातल पर था, जहां वे एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। उनके बीच विवाह की कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि वे महसूस करते थे कि उनका रिश्ता इन रस्मों से कहीं ऊपर है। वे दोनों एक साझा लक्ष्य के लिए समर्पित थे और यही समर्पण उनके अटूट बंधन की सबसे बड़ी गवाही थी। बस्ती के लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखते थे और उनके सम्मान में अपनी आवाज ऊंची नहीं करते थे। उनकी मौन सहमति और एक दूसरे के प्रति अगाध विश्वास ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। एक दिन एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने माटी शक्ति केंद्र का दौरा किया और वे वहां की कार्यप्रणाली देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक महिला ने बिना किसी बाहरी निवेश के एक पूरे समुदाय की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। उन्होंने सुमन को एक बाहरी निवेश के नाम सद्धार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन सुमन ने कबीर को भेजने का फैसला किया। वह चाहती थी कि दुनिया उस असली कलाकार को देखे जिसकी कला ने इस क्रांति को जन्म दिया था। कबीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलते देख सुमन की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए और उसे सुख मिला। कबीर ने अपनी यात्रा और सुमन के त्याग के बारे में जब मंच से बताया तो पूरी दुनिया के लोग भावुक हो गए। उसने कहा कि मिट्टी कभी किसी में भेद नहीं करती, वह सबके लिए समान है और यही मानवता का असली रूप है। उसकी सादगी और उसकी आवाज की गहराई ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के हृदय को झकझोर कर रख दिया। कबीर को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार का पुरस्कार मिला, जिसे उसने वापस आकर अपनी दादी अम्मा और सुमन के चरणों में समर्पित कर दिया। यह पूरे वाराणसी के लिए गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण था। अब माटी शक्ति के उत्पाद न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे बड़े शहरों के शोरूम में बिकने लगे थे, जिससे कुम्हारों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। सुमन ने उन पैसों से बस्ती में एक अस्पताल और एक बड़ा पुस्तकालय खुलवाया, जहां हर किसी का मुफ्त इलाज और शिक्षा सुनिश्चित की गई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब सार्थक हो गया है और उसे वह सब मिल गया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अब एक ऐसी नदी की तरह थी जो सबको जीवन देती हुई अपनी मंजिल की ओर शांतिपूर्वक बह रही थी। विक्रम सिंघानिया अब पूरी तरह बदल चुके थे।
वे बच्चों को कहानियां सुनाते और उन्हें जीवन की गलतियों से बचने की सीख देते थे। उनके चेहरे की वह पुरानी कठोरता अब गायब हो गई थी और उसकी जगह एक शांत मुस्कान ने ले ली थी। वे अक्सर सुमन से कहते थे कि उसने उन्हें उनकी मृत्यु से पहले एक नया जीवन और एक नई आत्मा प्रदान की है। उन्होंने अपनी बची हुई सारी संपत्ति, जो उन्हें वापस मिली थी, संस्था के ट्रस्ट में दान कर दी ताकि यह कार्य भविष्य में निरंतर चलता रहे। सुमन ने देखा कि अब अन्य शहरों से भी लोग उसके मॉडल को सीखने के लिए आ रहे हैं। उसने तय किया कि वह इस ज्ञान को केवल बनारस तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि पूरे भारत में फैलाएगी। वह एक गांव से दूसरे गांव जाती और वहां के स्थानीय हुनर को प्रोत्साहित करती, जिससे एक राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। उसका संघर्ष अब एक अभियान बन चुका था, जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी। सुमन अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि मानवता की एक मिसाल बन चुकी थी। वर्षा थूकी एक शांत शाम को, जब गंगा में पानी का स्तर बढ़ गया था, सुमन और कबीर घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कैसे उन्होंने शून्य से एक साम्राज्य खड़ा किया था, जो ईंटों का नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों का था। उनके पास अब दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन वे अभी भी उसी सादगी में रह रहे थे जिसमें उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय प्राप्त करना और अहंकार को मिट्टी में मिला देना है, जो उन्होंने बखूबी कर दिखाया था। सुमन ने एक डायरी लिखना शुरू किया था, जिसमें उसने अपने इस परिवर्तनकारी सफर के हर छोटे बड़े अनुभव को विस्तार से दर्ज किया था। वह चाहती थी कि दुनिया यह जान सके कि धन और वैभव कभी भी मन की शांति का विकल्प नहीं हो सकते। उसने लिखा कि इंसानियत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद और गौरवशाली होता है। उसकी डायरी के पन्ने उन आंसुओं और खुशियों की गवाही दे रहे थे, जिन्होंने उसे एक साधारण लड़की से एक असाधारण व्यक्तित्व में बदल दिया था। वह अब पूर्णतः तृप्त और शांत महसूस कर रही थी। कबीर की दादी अम्मा ने अब चैन की नींद सोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद भी यह परंपरा सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने सुमन का हाथ कबीर के हाथ में दिया और उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देने का आशीर्वाद दिया। उस पल सारा आकाश जैसे दिव्य प्रकाश से भर गया और गंगा की लहरें भी खुशी से झूमने लगीं। सुमन ने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया है जिसकी उसे तलाश थी। उसका सफर अब एक ऐसी मंजिल पर था जहां केवल सत्य का प्रकाश था। वाराणसी की वह भोर अद्भुत थी, जहां सूरज की पहली किरण ने गंगा की लहरों पर सोने की चादर बिछा दी थी। सुमन और कबीर अपनी पुरानी कुटिया के बाहर बैठे थे, जहां मिट्टी की सोंधी महक हवा में घुली हुई थी। उनके चारों ओर अब एक विशाल समुदाय बस चुका था, जो कभी गरीबी की मार झेल रहा था, लेकिन आज उनके चेहरों पर स्वाभिमान और संतोष की चमक थी। सुमन ने महसूस किया कि वर्षों का संघर्ष अब एक मीठे फल के रूप में उनके सामने था, जिसने न केवल उनका जीवन बदला, बल्कि हजारों परिवारों को नई दिशा और एक नई पहचान प्रदान की थी। विक्रम सिंघानिया अब बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आंखों में वह पुरानी कड़वाहट और अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वे घंटों तक कबीर को मिट्टी के बर्तन बनाते देखते और मुस्कुराते रहते, जैसे उन्हें संसार का सबसे बड़ा सत्य मिल गया हो। सुमन ने उनके सिर पर हाथ रखा और महसूस किया कि उनके पिता का हृदय अब एक मासूम बच्चे की तरह कोमल हो गया था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, तुमने मुझे उस नरक से निकाला है जहां केवल पैसा था, लेकिन रूह नहीं थी। उनकी आंखों से पश्चाताप के अंतिम आंसू धीरे से बह निकले। उसी शाम, जब गंगा की आरती की गूंज हवा में तैर रही थी, विक्रम सिंघानिया ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर सुमन को लगा कि उनके पिता ने वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर ली है। कबीर ने उनके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक गंगा के किनारे ले जाने में मदद की। जहां कभी विक्रम ने कबीर की झोपड़ी को उजाड़ा था, आज वही कबीर
एक पुत्र की तरह उनकी अंतिम यात्रा का साक्षी बन रहा था, जो कर्मा के चक्र का सबसे बड़ा प्रमाण था। सुमन ने महसूस किया कि जीवन की सारी शत्रुता अंततः उसी मिट्टी में मिल जाती है जहां से हम आए हैं। पिता के जाने के बाद सुमन को दिल्ली से वापस अपनी पुरानी जायदाद और व्यापार संभालने के कानूनी नोटिस मिले, जो अब उनके नाम हो चुके थे। वकीलों ने उसे बताया कि वह फिर से करोड़ों की मालकिन बन सकती है और वापस उसी आलीशान दुनिया में लौट सकती है जिसे उसने छोड़ दिया था। लेकिन सुमन ने बिना किसी झिझक के उन सभी कागजात पर हस्ताक्षर किए और अपनी सारी संपत्ति माटी शक्ति ट्रस्ट के नाम कर दी। उसने तय किया कि वह कबीर के साथ इसी सादगी में रहेगी और अपना शेष जीवन केवल मानवता की सेवा और मिट्टी की कला को समर्पित करेगी। कबीर ने सुमन से पूछा कि क्या उसे कभी उस पुराने वैभव की याद नहीं आती, जहां उसे हर सुख सुविधा बिना मांगे मिलती थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कबीर का मिट्टी से सना हुआ हाथ थामा और कहा कि सच्चा वैभव रूह के सुकून में होता है, जो मुझे यहां तुम्हारे साथ इस चाक के पास मिलता है। उसे लगा कि वह अब पूरी तरह मुक्त है, उस सोने के पिंजरे से जहां सांस लेना भी मुश्किल था। उनके छोटे से घर में अब केवल प्रेम, करुणा और सृजन का वास था, जो दुनिया के किसी भी राजमहल से कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण था। धीरे धीरे माटी शक्ति संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गई, जहां दुनिया भर के कलाकार मिट्टी की कला सीखने और भारतीय संस्कृति को समझने आने लगे। सुमन ने वहां एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया जहां गरीब बच्चों को कला के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी मुफ्त में दी जाती थी। कबीर मुख्य शिक्षक के रूप में छात्रों को सिखाता था कि मिट्टी को कैसे संभाला जाता है और कैसे उसे जीवन का आधार बनाया जाता है। उस स्थान पर अब जाति, धर्म या अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रह गया था। केवल एक साझी मानवता की भावना सबको एक सूत्र में पिरोए हुए थी। सुमन की कहानी अब पूरे भारत में एक लोक कथा की तरह सुनी जाने लगी थी, जिसने लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपनी जड़ों की ओर लौटें। लोग उसे वाराणसी की बेटी कहने लगे थे, जिसने धन का त्याग कर दया का मार्ग चुना और एक साधारण कुम्हार के जीवन को गरिमा प्रदान की। उसकी सादगी और उसकी सेवा ने उसे एक जीवित मिसाल बना दिया था, जिसकी गूंज सदियों तक रहने वाली थी। उसने यह साबित कर दिया था कि एक इंसान का चरित्र ही उसकी असली वसीयत होती है, जो समय की धूल में कभी धुंधली नहीं पड़ती और सदा चमकती रहती है। कबीर और सुमन का रिश्ता अब विवाह के बंधनों से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक मिलन बन चुका था, जहां शब्द मौन हो गए थे। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में बिना कहे सब कुछ समझ लेते थे और उनकी यह समझ उनके काम में भी साफ झलकती थी। जब वे साथ मिलकर कोई बड़ा कलश बनाते, तो ऐसा लगता जैसे दो आत्माएं एक होकर सृजन कर रही हों। उनके द्वारा बनाई गई हर कलाकृति में एक अनोखी जीवंतता होती थी, जो देखने वालों के हृदय को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वे वास्तव में प्रकृति के दो अनमोल और अटूट रत्न बन चुके थे। दादी अम्मा भी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थीं, लेकिन उनकी यादें और उनकी कहानियां अभी भी सबको सही रास्ता दिखाती रहती थीं। एक रात उन्होंने सुमन और कबीर को अपने पास बुलाया और कहा कि सच्चा धर्म वही है जो किसी को टूटने से बचाए और मिट्टी को बर्तन में बदल दे। उन्होंने शांति से अपनी आंखें मूंद लीन, जैसे उनका काम इस दुनिया में पूरा हो गया हो। उनके जाने के बाद सुमन ने उनकी याद में एक बड़ा आश्रम बनवाया, जहां निराश्रित वृद्ध महिलाओं को सम्मान और प्रेम के साथ रहने का स्थान दिया गया, जो एक महान कार्य था। सुमन ने अब मिट्टी के उपयोग को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ दिया था, जिससे रासायनिक प्रदूषण को कम करने में मदद मिल रही थी। उसने लोगों को प्लास्टिक का त्याग कर मिट्टी के बर्तनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जो न केवल स्वास्थ्यवर्धक थे, बल्कि धरती माता के लिए भी अनुकूल थे। उसका यह अभियान पूरे देश में फैल गया और हजारों नए कुम्हारों को रोजगार मिलने लगा। इस तरह एक छोटे से घाट से शुरू हुई क्रांति ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सोच को बदलने का कार्य किया।
सुमन की बुद्धिमानी ने प्राचीन परंपराओं को आधुनिक आवश्यकताओं के साथ बहुत ही खूबसूरती से जोड़ दिया था। एक समय ऐसा आया जब संयुक्त राष्ट्र ने सुमन को मानवता के प्रति उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया। सुमन जब उस भव्य मंच पर खड़ी हुई तो उसने अपने महंगे लिबास की जगह वही साधारण सूती साड़ी पहनी थी जो उसकी पहचान बन चुकी थी। उसने अपने भाषण में केवल इतना कहा कि इंसान भी मिट्टी का ही बना है, इसलिए हमें अपनी जड़ों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया ने खड़े होकर उसकी इस सादगी और उसके महान विचारों को सलाम किया। वह पल भारत के गौरव का सबसे ऊंचा और यादगार क्षण बन गया था। पुरस्कार लेकर जब वह वापस वाराणसी लौटी तो उसने देखा कि कबीर अभी भी उसी पुराने चाक पर बैठा मिट्टी के दिए बना रहा था। सुमन ने अपना स्वर्ण पदक चाक के पास रख दिया और खुद भी मिट्टी गूंथने के लिए बैठ गई। उसे लगा कि असली खुशी किसी सम्मान में नहीं, बल्कि उसी मिट्टी में है जिसने उसे खुद से मिलना सिखाया था। कबीर ने उसे देखा और मुस्कुराया, और उस मुस्कान में हजारों शब्दों का सार छिपा था। उन दोनों ने मिलकर फिर से काम शुरू किया, जैसे समय वहीं ठहर गया हो जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। वाराणसी की गलियां अब सुमन और कबीर के पदचिन्हों से पवित्र हो चुकी थीं, जहां हर कोई मानवता की इस अनूठी मिसाल की बात करता था। अमीरी और गरीबी के बीच की वह गहरी खाई जिसे कभी विक्रम सिंघानिया ने बनाया था, अब सुमन की करुणा से पूरी तरह भर चुकी थी। शहर के युवा अब केवल कॉरपोरेट नौकरियों के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि वे अपनी पारंपरिक कलाओं को भी गर्व के साथ अपना रहे थे। सुमन ने एक सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया था, जिसने पुराने और नए भारत को एक दूसरे के करीब लाने का महान और सफल कार्य किया था। कर्मा का चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका था, जहां एक पीड़ित कुम्हार आज एक गुरु बन गया था और एक अहंकारी अमीर का नाम सेवा के लिए याद किया जाता था। सुमन ने महसूस किया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय उन कर्मों के जो हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। मिट्टी ने उसे सिखाया कि टूटना केवल एक नई शुरुआत है और हर दरार में एक नई कहानी छिपी होती है। उसका हृदय अब ब्रह्मांड की लय के साथ धड़क रहा था, जहां केवल निस्वार्थ प्रेम और अटूट शांति का अखंड साम्राज्य और शीतल छाया ही शेष थी। अब सुमन और कबीर के पास अपने स्वयं के बच्चे नहीं थे, लेकिन पूरी बस्ती के बच्चे उन्हें अपने माता पिता के रूप में देखते और प्यार करते थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा इन बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दी थी, ताकि मानवता की यह मशाल कभी बुझने न पाए। उन्होंने सिखाया कि इंसान की कीमत उसके धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके द्वारा दूसरों को दिए गए सम्मान से होती है। उनकी विरासत अब केवल मिट्टी के बर्तनों में नहीं, बल्कि उन हजारों इंसानों के दिलों में जिंदा थी जिन्होंने उनकी वजह से जीना और मुस्कुराना फिर से सीखा था। शाम की गंगा आरती के समय, जब हजारों दिए पानी की सतह पर तैर रहे थे, सुमन ने प्रार्थना की कि दुनिया में कोई भी कलाकार कभी गरीबी के कारण अपनी कला न छोड़े। उसने अपने हाथों से एक छोटा सा दीपक जलाया और उसे कबीर के साथ मिलकर गंगा की लहरों पर धीरे से छोड़ दिया। वह दीपक उस उम्मीद का प्रतीक था जिसने अंधेरे को मात दी थी और प्रेम की जीत सुनिश्चित की थी। लहरों ने उस दीपक को अपनी गोद में लिया और वह धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ने लगा, जैसे वह अनंत की यात्रा पर निकला कोई प्रकाशपुंज हो। सुमन ने कबीर का हाथ पकड़ा और वे दोनों चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर बैठकर बहती हुई गंगा को देखते रहे। उनकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उसका फल बहुत ही मीठा और संतोषजनक था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक लड़की का छोटा सा कदम भी दुनिया में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वाराणसी की हवाओं ने उनकी इस अमर प्रेम कहानी को अपने भीतर समेट लिया, जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मानवता की एक शाश्वत मिसाल बनकर मार्गदर्शन करती रहेगी। अब उनके मन में न कोई शिकायत थी और न ही कोई शेष अधूरी इच्छा थी। मिट्टी का चाक घूम रहा था, नया आकार बन रहा था और पुराने बर्तन फिर से मिट्टी में मिल रहे थे। यह जीवन का वही चक्र था जिसे सुमन ने अब पूरी तरह आत्मसात कर लिया था।
उसने जाना कि मिट्टी ही एकमात्र सत्य है जो राजा और रंक दोनों को समान रूप से गले लगाती है और सबको एक समान स्तर पर खड़ा करती है। कबीर की आंखों में जो चमक सुमन ने पहली बार देखी थी, वह अब सुमन की अपनी आंखों में भी पूरी तरह से समा गई थी। वे दोनों अब एक ही आत्मा के दो शरीर बन चुके थे, जो सृजन के इस महान और अनंत उत्सव में लीन थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, वाराणसी की घंटियां शांत होने लगीं और केवल गंगा का कल कल निनाद ही सुनाई देने लगा। सुमन ने अपनी आंखें बंद कीं और उस शांति का अनुभव किया जो केवल पूर्ण त्याग और निस्वार्थ सेवा के बाद ही प्राप्त होती है। उसकी कहानी अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि वह एक नए युग की शुरुआत बन गई थी, जहां केवल इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म था। कबीर और सुमन के निस्वार्थ कर्मों की खुशबू उस मिट्टी में सदा के लिए बस गई, जो आज भी बनारस की गलियों में हर सच्चे राही को मानवता का मार्ग दिखाती है। अंततः सुमन सिंघानिया ने वह कर दिखाया जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। एक करोड़पति की बेटी ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लड़के के साथ मिलकर मानवता का जो अध्याय लिखा, वह आज भी लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में एक नई उम्मीद भर देता है। उनकी यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और करुणा किसी भी भौतिक वैभव से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्थायी होते हैं। मिट्टी के उस छोटे से चाक ने वास्तव में पूरी दुनिया का भाग्य बदल दिया और इंसानियत को एक नई और गौरवशाली पहचान दी। उनका जीवन अब एक अमर ज्योति बन चुका था।